नमो नमः, नमस्कार। आइए आज हम शुरुआत करते हैं कक्षा 6 दीपकम के तीसरे पाठ तीसरा पाठ है हमारा। और तीसरा पाठ क्या है? एषः कः, एषा का, एतत् किम। ये तीन यहां पर वाक्य लिखे गए हैं, सामान्य से वाक्य हैं। जैसे आप पाठ का नाम देख रहे हैं, एषः कः, तीनों का मतलब एक ही है, यह क्या है और यह कौन है। ठीक है। एषा का यानी कि यह कौन है, एषा का यानी कि यह कौन है, और एतत् किम यानी कि यह कौन है या यह क्या है। अब आप बोलेंगे यदि तीनों बातों का मतलब एक ही है तो फिर अलग अलग लिखने की क्या आवश्यकता है। तो संस्कृत भाषा में जैसे दो शब्द है, मान लीजिए यह और वह, ये सर्वनाम शब्द है, यह वह। अब हम जब हिंदी में कहते हैं यह, तो वहां पर हम उसे लिंग के आधार पर अलग अलग नहीं करते हैं कि ये पुल्लिंग का, ये स्त्रीलिंग का, ये नपुंसकलिंग का। लेकिन संस्कृत भाषा में यह वह, ये जो दोनों सर्वनाम शब्द हैं, इन दोनों के लिए शब्द आया है एषः, एषा और एतत्। पुल्लिंग में यदि एषः देखेंगे तो किसका है? ये पुल्लिंग का शब्द है। ठीक है। ये किसका शब्द है? तो ये स्त्रीलिंग का है। और यदि इसकी बात करें तो एतत् किसका है? तो नपुंसकलिंग का है। ठीक है। ये तीनों लिंगों के लिए अलग अलग रूप है, तीनों लिंगों के लिए अलग अलग रूप यहां पर दिए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। हालांकि नपुंसकलिंग में हम यह कौन है ऐसा नहीं कहते हैं। मान लीजिए पुस्तकम शब्द नपुंसकलिंग शब्द है, तो कोई चीज गिरी या कुछ है तो हम ये नहीं कहेंगे कौन है, हम कहेंगे कि क्या है। उसका उत्तर हमें मिलता है कि ये पुस्तक है, यह पंखा है, व्यजनम बोलते हैं पंखा को, पुष्प को पुष्पम कहते हैं संस्कृत में फूल को, तो यह पुष्प है, यह क्या है, यह पुष्प है। यह कौन है ऐसा हम नहीं कहते हैं नपुंसकलिंग में। लेकिन तीनों का वैसे एक ही वाक्य है, एक ही मतलब है, यह कौन है। लेकिन जब हम इसके हिंदी में नपुंसकलिंग की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि यह क्या है। ठीक है। तो ये जो हमारा पाठ आधारित है, किस पर आधारित है? तो हमारा ये पाठ एषः कः, एषा का और एतत् किम, इस पर आधारित है। इसमें आपको दो तीन बातें देखने के लिए मिलेंगी। एक तो आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप देखने के लिए मिलेंगे, और एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के रूप देखने के लिए मिलेंगे। दो बातें मिलेंगी। देखिए, यह और वह, दो चीजें मिलेंगी, यह और वह। एक वचन में यह, द्विवचन में ये दोनों, बहुवचन में ये सब। वैसे ही एक वचन में वह, द्विवचन में वे दोनों, और बहुवचन में वे सब या वे। ये संस्कृत के, ये हिंदी के शब्द मैंने कह दिए। लेकिन जब इन्हीं को हम संस्कृत में 6 के 6 जो शब्द हैं, इन शब्दों को जब हम संस्कृत में पढ़ेंगे तो संस्कृत भाषा में इन तीनों के लिए अलग अलग शब्द हैं। यह के लिए अलग है, वह के लिए अलग है, और वो भी पुल्लिंग अलग है, स्त्रीलिंग अलग है और नपुंसकलिंग अलग है। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं हम यहां से। पहला है, देखिए, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ये तीन वचन है यहां पर। किसमें? पुल्लिंग में। सबसे पहले हम शुरुआत किसकी कर रहे हैं? पुल्लिंग की कर रहे हैं। तो पुल्लिंग शब्द जो है, अकारांत जितने भी नाम हैं मेल के, जितने भी बॉयज के नाम हैं, क्योंकि संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को कहते हैं। और संज्ञा की जगह सर्वनाम प्रयोग होते हैं। तो मान लीजिए जो संज्ञा है वे सभी क्या है? यदि वो पुल्लिंग जाति को, पुरुष जाति को निर्धारित करते हैं, बोध कराते हैं, तो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। तो जितने भी नाम आपको दिखेंगे, जितने भी संज्ञाएं आपको दिखेंगी, जातिवाचक संज्ञा जो है, जैसे छात्र है, शिक्षक है, बालक है ना, ये सभी के सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और जितने नाम आप अपने आसपास देख लीजिए, सभी के सभी पुल्लिंग में ही आएंगे। उसके साथ साथ वृक्ष है ना, ये सभी के सभी किसमें आएंगे? पुल्लिंग शब्दों में आएंगे। तो शुरुआत, बहुत आगे नहीं जाते हैं, शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआती शब्दों से। बालकः, सबसे पहले शब्द है यहाँ पर बालकः। अब आप देखेंगे पुल्लिंग शब्द का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्द है। सबसे पहले क्या है? बालकः। तो एक वचन में होता है बालकः, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालकाः। एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन, और दो से यदि ज्यादा है तो बहुवचन हो जाता है। हिंदी में आप देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं, दो ही वचन है, सिंगुलर और प्लूरल है ना। एक वचन, बहुवचन, एक है तो एक से ज्यादा है तो बहुवचन। संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत भाषा में एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन, और यदि दो से ज्यादा है तब बहुवचन है। यदि एक बालक है तो बोलेंगे बालकः,
दो बालक हैं तो बालकौ, और दो से ज्यादा बालक हैं तो बालकाः। ठीक है, वैसे ही वृक्ष एक वृक्ष, वृक्षौ दो वृक्ष, वृक्षाः बहुत सारे वृक्ष या दो से ज्यादा वृक्ष, 4 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं। वैसे ही आपको आगे देखना है तो गजः, गजः यानी हाथी। तो यहाँ पर गजः की जब बात कर रहे हैं सेम वैसे ही गजः मतलब एक हाथी, गजौ मतलब दो हाथी, और गजाहा मतलब बहुत सारे हाथी। इसके बाद ये हो गए पुल्लिंग शब्द। कौन से शब्द हो गए? पुल्लिंग शब्द आपने देखे, बालकः, वृक्षः, गजः, है ना, शिक्षकः, छात्रः, अध्यापकः, विनोदः, सुरेशः, विजयः, जयः, अरुणः, कुमारः, जितने भी शब्द हैं सबके सभी क्या हैं, जितने भी बॉयज के नाम है, मेल के नाम है, ये सभी आपको पुल्लिंग शब्द में आपको मिलेंगे 99.9%। ठीक है, 99.9% आपको उसी में आपको मिलेंगे। बाई चांस कहीं पर कोई ऐसे शब्द होते हैं जो आपको स्त्रीवाचक शब्द भी आपके सामने आ जाते हैं। डिपेंड ये करेगा कि वो किसका नाम है, वो नाम किसको मिला है, तो हम उसी के अनुसार कहेंगे। यदि पुरुष को मिला है तो पुरुष का नाम कहेंगे। किरण शब्द है, किरण शब्द कई बार पुरुष का भी होता है, कई बार स्त्री का भी होता है, तो हम देखेंगे कि किसके लिए प्रयोग हो रहा है, उसके अनुसार हम उसका सर्वनाम आदि का प्रयोग करेंगे। अब आगे स्त्रीलिंग शब्द आगे देखिए, है ना। स्त्रीलिंग शब्दों की ज्यादातर जो शब्द हैं, सबसे पहले हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द लिया। कौन सा लिया? अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग में हमने बालक, अकारांत यानी कि अ से जिसका अंत हो रहा हो, जैसे बालक क में अ है उसको हमने बालक कहा, है ना। रामः म में अ है, सुरेशः स में अ है, राहुलः ल में अ है, उसको हम अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। उसके अलावा भी हो सकते हैं, हरि किसी का नाम हो सकता है, लेकिन वो अकारांत नहीं, वो हरि, र में छोटी की मात्रा है तो उसे हम इकारांत कहेंगे, अकारांत नहीं कहेंगे। इसलिए हमने सर्वप्रथम पुल्लिंग शब्दों में कौन सा लिया? अकारांत शब्द लिया है। और उसके बाद हम स्त्रीलिंग में आए, और स्त्रीलिंग में कौन सा शब्द लिया हमने? आकारांत। कौन सा शब्द लिया हमने? ये हमने आकारांत शब्द लिया है। इसमें कौन क्या है? आ से एंड हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आकारांत। और आकारांत में कौन सा पढ़ रहे हैं हम? स्त्रीलिंगम। स्त्रीलिंग शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं ना। और किस क्या पढ़ रहे हैं? एक वचन में क्या कहेंगे, द्विवचन में क्या कहेंगे, बहुवचन में क्या कहेंगे। तो बालिका, एक वचन में एक बालिका के लिए बालिका, एक छात्रा के लिए छात्रा, एक अध्यापिका के लिए अध्यापिका, एक पुस्तिका के लिए पुस्तिका, है ना। वैसे ही एक बालिका, दो बालिकाओं के लिए बालिके, दो अध्यापिकाओं के लिए अध्यापिके, दो शिक्षिकाओं के लिए शिक्षिके, दो छात्राओं के लिए छात्रे। ठीक है, उसके बाद बालिका बहुवचन में दो से ज्यादा। आप देखेंगे चित्र में छात्रा को 4 दिखाई दे रहे हैं, पर 4 मत सोचिएगा, 3 दो से ज्यादा होने चाहिए। 3 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 3000 भी हो सकते हैं, असंख्य भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बालिका बालिके बालिकाः, छात्रा छात्रे छात्राः, अध्यापिका अध्यापिके अध्यापिकाः। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसका ध्यान हमेशा रखना है। एक तो हमें लिंग का ध्यान रखना है, कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। एक हमें वचन का ध्यान रखना है, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। उसी के अनुसार हमारी आगे जाएंगे तो क्रिया भी आएगी, उसी के अनुसार क्रिया होगी। जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया आएगी। अगर बहुवचन का कर्ता है बालिकाः तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, पठन्ति। एक वचन की है तो बालिका पठति, बालिका पढ़ रही है और बालिकाएं पढ़ रही हैं। ठीक है, तो पहला शब्द है बालिका। इसके बाद आगे बढ़िए तो वैद्या। कौन सा शब्द है? वैद्या। वैद्या यानी महिला चिकित्सिका। ठीक है, महिला डॉक्टर। वैद्य, 2 डॉक्टर होंगे यदि महिलाएं डॉक्टर तो वैद्य कहेंगे, उनसे ज्यादा होंगे तो वैद्याः शब्द आएगा। वैसे ही अजा, ये सब देखिए आकारांत है, आ से एंड हो रहे हैं, बालिका, छात्रा, अध्यापिका, वैद्या, अजा, है ना। ये सभी के सभी किससे हो रहे हैं? आ से एंड हो रहे हैं, अंतिम है इनका, इसलिए इसको आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। और शुरुआती हम इनसे करते हैं, जब भी हम संस्कृत सीखना शुरू करते हैं शब्दों को तो इन्हीं से शुरुआत की जाती है। पुल्लिंग में अकारांत और स्त्रीलिंग में आकारांत। 2 बकरियां हैं, एक बकरी है तो अजा, 2 बकरियां हैं तो अजे, और 2 से ज्यादा यदि हैं तो अजाहा, अजाहा। ठीक है, उसी तरह अब हम कहां पहुंचे? नपुंसकलिंग शब्द में। तो नपुंसकलिंग शब्द जो न स्त्री शब्द का बोध कराते हो न पुल्लिंग का कराते हो, उनके लिए एक और कैटेगरी, एक और समूह है, नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग होता है, जो इन दोनों विशेष जातियों का बोध न कराते हो कुछ, है ना, जिनमें कहीं ना कहीं आपको
जो ऐसा हो कि वो दोनों में हो सकता है या उनको क्या संज्ञा दी जाए, वो नपुंसकलिंग शब्द है। नपुंसकलिंग शब्द में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कैसे रूप बनते हैं? पत्रम, पत्रे, पत्राणि। जैसे हमने पुल्लिंग में पढ़ा बालकः, बालकौ, बालकाः। स्त्रीलिंग में पढ़ा बालिका, बालिके, बालिकाः। वैसे नपुंसकलिंग में पत्रम, पत्रे, पत्राणि, चक्रम, चक्रे, चक्राणि, फलम, फले, फलानि, व्यजनम, व्यजने, व्यजनानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। है ना? सभी का देखो एक जैसे रूप चल रहा है, हमें एक याद करना होता है, वो सभी के सभी हमें याद हो जाते हैं, कंठस्थ हो जाते हैं। तो इस तरह ये शब्द हैं, नपुंसकलिंग शब्द हैं, जो आपको क्या करना है, जिन्हें आपको पढ़ना है, जिन्हें आपको समझना है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। ठीक है, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। देखिए क्रिया जब आप आगे पढ़ेंगे, अभी देखिए इसी पाठ में आगे हम क्रिया पढ़ेंगे, तो क्रिया का कर्ता के साथ संबंध होता है। जिस वचन में कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया होगी, या जिस वचन की क्रिया होगी उसी वचन का कर्ता होगा। लेकिन इसमें एक अच्छा क्या है, एक सरल काम क्या है कि संस्कृत भाषा में क्रिया का लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, पुरुष के आधार पर है। प्रथम हम आगे पढ़ेंगे पुरुष क्या है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लेकिन जो हम पर्सन पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसी के लिए पुरुष प्रयोग किए जाते हैं वाक्य निर्माण के लिए, वो व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखने लायक है कि क्रिया संस्कृत भाषा में लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है कि यदि बालकः है और पठति मतलब पढ़ता है ना, और यदि हमें बालिका के लिए लिखना है तब भी हम वैसे लिखेंगे, बालकः पठति, बालिका पठति, मतलब बालक पढ़ रहा है, बालिका पढ़ रही है। हमारी क्रिया लिंग के आधार पर संस्कृत भाषा में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह ये शब्द आपने देख लिए। अब हम पहुंचते हैं इसमें क्रियापद में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्द आपने देखिए। अब इसमें देखिए कुछ नहीं है, क्रिया आपके सामने है, क्रिया में क्या नहीं है, क्रिया में कहीं पर भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्द नहीं दिया गया बच्चों, नहीं दिया गया ना। क्रियापदानि, क्रियापद यानी कि वर्ब। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ही बता दूं, क्रियापदानि क्रियापद कहते हैं संस्कृत में, वही क्रियापद, यही शब्द धातु रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु रूप। क्या कहलाते हैं? धातु रूपाणी। बहुवचन में हम कहेंगे तो धातु रूपाणी। ठीक है, धातु रूपाणी, ये धातुओं के रूप है। धातु क्या, अगर हम इनका धातु का नाम क्यों दिया गया है, तो धातु रूप क्यों बोला गया? धातु है, मान लीजिए पठति पठता है, इसमें है पठ धातु, आप आगे पढ़ते जाएंगे, मैं अभी आपको ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, है ना। इसमें है पा धातु, ये धातु का मतलब है उसमें जो मूल है जिससे वो और शब्द बने हैं। जैसे धातु यानी मेटल, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, मेटल बोलते हैं, ना, धातु बोलते हैं। मान लीजिए लोहा है, लोहा धातु है, अपने आप में मेटल है, धातु है। अब उससे चाहे हम कीले बनाएं, चाहे उससे हम सरिया बनाएं, चाहे उससे हम कोई स्टूल मेज बनाएं, चाहे उससे कोई दरवाजे का जो चौखट होता है वो बनाएं, कुछ भी बना सकते, कोई औजार बनाएं, लेकिन उसमें मूल क्या है? लोहा। लोहा क्या है? धातु है। सेम वैसे ही ये धातु में है, ये पठ धातु है। पठ से कम 90 शब्द बनते हैं, कम से कम लगभग 90 शब्द एक से, तो ये हम धातु बोलेंगे पठ। अब ये जो शब्द है ये किसके अनुसार है? वचन के अनुसार बदल रही है। पठति, पठतः, पठन्ति, पिबति, पिबतः, पिबन्ति, ये किसके अनुसार बदल रहे हैं? ये बदल रहे हैं रूप, वचन के अनुसार बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष हैं, इनके अनुसार बदलेंगे, है ना। लकार के अनुसार बदलेंगे, टेंस के अनुसार कि ये पास्ट टेंस के लिए प्रयोग करनी है या फिर प्रेजेंट टेंस के लिए करनी है, वर्तमान काल के लिए पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल के लिए, या फिर भविष्य काल के लिए फ्यूचर टेंस के लिए करनी है। टेंस के अनुसार, काल के अनुसार भी बदलेंगी, लेकिन सब में क्या रहेगा? धातु, मूल धातु उसमें यही रहेगी। कितने भी शब्द बन जाए, कितने वचन में, किसी लिंग में, किसी भी लकार में, किसी भी टेंस में बन जाए, किसी भी पुरुष में बन जाए, लेकिन मूल क्या रहेगा? पठ। इसलिए इनको धातु रूप भी कहते हैं। संस्कृत में धातु रूपाणी बहुवचन हो गया, धातु रूपम एक वचन, धातु रूपाणी बहुवचन। इस धातु के ये रूप है और उन्हीं को संस्कृत में क्रियापद के लिए प्रयोग करते हैं, वही क्रियापद है। ठीक है, तो जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आ गया, पठति, पठतः, पठन्ति, ये क्या है? क्रियापद है, वर्ब है। वाक्य जब हम निर्माण करेंगे तो क्रिया की आवश्यकता पड़ती है, वही क्रिया यहाँ पर आएंगे। तो पठ धातु, पठ मतलब होता है पढ़ना, पा मतलब होता है पीना। अब इसके अनुसार हम इसको जब रूप बनाएंगे तो उसका अर्थ उसके अनुसार लगाएंगे। ठीक है,
तो पठति एक वचन में, द्विवचन में पठतः, बहुवचन में पठन्ति। फिर पिबति एक वचन, पिबतः द्विवचन और पिबन्ति बहुवचन। सेम वैसे ही पहले जो शब्द दिए गए थे या यहाँ पर चित्र जो दिए मैं उसके अनुसार बोल सकता हूं। हमने दो शब्द पीछे पढ़े थे, बालकः और बालिका। तो बालकः एक अगर बोलेंगे तो ये बालक है, देखिए तो बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ रहे हैं। बालकाः पठन्ति, बहुत सारे बालक पढ़ रहे हैं। ये अभी हमने शब्द रूप में पढ़े थे ना पीछे, बालकः बालको बालिकाः। सेम वैसे ही वही वचन का ध्यान रखना है बस। यहाँ पर बालिकाएं हैं, दोनों, एक बालिका है, दो बालिकाएं हैं और बहुत सारी बालिकाएं, चार बालिकाएं, बहुवचन है। तो बालिका पिबती, बालिका पी रही है। बालिके पिबतः, दो बालिकाएं पी रही हैं। और बालिकाः पिबन्ति, यानी कि बहुत सारी बालिकाएं पी रही हैं। अब उसमें आप जलम जोड़ लीजिए तो बालिका जलम पिबती, बालिका बालिके जलम पिबतः और बालिकाः जलम पिबन्ति, बालिकाएं जल पी रही हैं, पानी पी रही हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान वाक्य बन गए हमारे, बिल्कुल सामान्य से वाक्य और बिल्कुल सरल वाक्य। वर्तमान काल में कैसे वाक्य है ये, वर्तमान काल में। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और आगे उन्हें समझते जाएंगे। तो ये दो क्रियाएं हो गई यहाँ पर। तीसरी क्रिया है, चौथी क्रिया यहाँ पर देखिए, खादती। खादती यानी कि खा रहा है, खादती यानी कि खा रहा है। ठीक है, क्या खा रहा है, जो भी खा रहा है वो उसके सामने थाली है। पर क्रिया और कर्ता की हम बात कर रहे हैं पर, ठीक है। तो इसमें भी सेम वैसे, बालकः खादति, बालको खादतः, ठीक है, और बालकाः खादन्ति। वहीं पर अगर बालिकाएं हो तो भी हम ऐसे कहेंगे, बालिका खादति, बालिके खादतः और बालिकाः खादन्ति, क्योंकि उसमें लिंग का भेद नहीं क्रिया के साथ, क्रिया सबके साथ समान रहेगी। ठीक है, वैसे ही बालकः गच्छति या अध्यापकः गच्छति, अध्यापकौ गच्छतः, अध्यापकाः गच्छन्ति। ये किसकी, खादति में कौन सी धातु है, खाद, खाद धातु है ना। गच्छति में कौन सी धातु है, तो गम धातु है। क्रीडति में कौन सी धातु है, तो क्रीड धातु है, क्रीड। खाद गम क्रीड, खाद मतलब खाना, गम मतलब जाना और क्रीड मतलब खेलना। इनसे ये क्या बन रहे हैं, धातु रूप बन रहे हैं। ठीक है, धातु रूप बन रहे हैं, क्रियापद बन रहे हैं। अब वो किसके अनुसार बन रहे हैं, तो वचन के अनुसार भी बन रहे हैं। वैसे मैंने कहा कि पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के अनुसार भी बनेंगे और काल के अनुसार भी बनेंगे। तो इस तरह मैंने आपको बता दिया, बालकः खादति, बालक खा रहा है। बालकौ खादतः, दो बालक खा रहे हैं। और बालकाः खादन्ति, बहुत सारे बालक खा रहे हैं। वैसे ही गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, बालकः गच्छति, बालक जा रहा है। बालकौ गच्छतः, दो बालक जा रहे हैं। बालकाः गच्छन्ति, बहुत सारे बालक जा रहे हैं। वैसे ही क्रीडति, बालक खेल रहा है तो बालकः क्रीडति, बालकौ क्रीडतः, बालकाः क्रीडन्ति। देखिए सब में सेम कर्ता मैं प्रयोग कर रहा हूं और क्रियाएं बदल रही हैं। वही मैं बालिका शब्द को लूंगा तो तब भी सेम आएंगे सबके साथ, बालिका बालिके बालिकाः, बालिका बालिके बालिकाः, बालिका बालिके बालिकाः। बालिका क्रीडति, बालिका खेल रही है। बालिके क्रीडतः, दो बालिकाएं खेल रही है। और बालिकाः क्रीडन्ति, बहुत सारी बालिकाएं खेल रही हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, सरल तरीके से आप संस्कृत भाषा सीख सकते हैं और सरल तरीके से आप वाक्य निर्माण कर सकते हैं। अब आ जाइए बच्चों, हम आएंगे सर्वनाम की हम शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। इसकी अगली वीडियो में मैं सर्वनाम लेकर आऊंगा कि सर्वनाम का प्रयोग, अभी आपने क्या पढ़ा पीछे, पुल्लिंग पढ़े है ना, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में आपने क्या पढ़े, संज्ञा पढ़े। अब आप उन संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले सर्वनाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अगली वीडियो में आपसे जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।